दोस्तों नमस्कार। आज हम वेटनरी एनाटॉमी की क्लास नंबर 7 लेने जा रहे हैं और हमारा आज का जो टॉपिक है वो अध्यावरणीय तंत्र यानी कि इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज का जो सिस्टम है अध्यावरणीय तंत्र या इंटेग्यूमेट्री सिस्टम, ये क्या होता है इसको देखते हैं। तो इंटेग्यूमेट्री सिस्टम या अध्यावरणीय तंत्र में तो इसमें क्या होता है, देखो शरीर पर इसके चारों ओर एक आवरण होता है और ये आवरण कैसा होता है, अपारगम्य। कोई बॉडी है या किसी भी प्राणी का मान सकते हैं, पशु की शरीर के चारों ओर एक अपारगम्य आवरण पाया जाता है। अपारगम्य आवरण जो होता है इसे हम या तो क्या कहते हैं, अध्यावरण, या तो अध्यावरण कहते हैं या इसको हम त्वचा या स्किन कहते हैं। यानी कि सभी प्राणियों के अंदर एक बाहर अपारगम्य आवरण पाया जाएगा जिसे हम अध्यावरण या त्वचा कहते हैं। तो देखें, इसमें जो त्वचा पाई जा रही है ये पूरी बॉडी को क्या कर रही है, कवर कर रही है। तो कवर कर रही है तो इसका मेन काम देखा जाए तो शरीर में जितने भी कोमल अंग हैं, तो शरीर के अंदर जो कोमल अंगों की सुरक्षा जो देती है वो कौन करेगी, त्वचा या अध्यावरण करता है। और यदि आपसे पूछा जाए कि शरीर का सबसे बड़ा जो अंग है, शरीर का सबसे बड़ा अंग जो पूछा जाता है तो वो क्या आती है, त्वचा यानी कि स्किन। शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा कहलाती है, शरीर के कोमल अंगों की सुरक्षा प्रदान करती है। और त्वचा का जो विकास होता है वो होता है भ्रूणीय, एक्टोडर्म या मेसोडर्म से। यानी कि त्वचा का जो विकास होता है वो किससे होता है, भ्रूणीय, एक्टोडर्म या मेसोडर्म से इसका क्या होता है, विकास होता है। अब इसमें देखा जाता है कि जो त्वचा या स्किन का जो अध्ययन होता है, तो त्वचा का जो अध्ययन है उसकी स्टडी है वो क्या कहलाती है, डर्मेटोलॉजी। तो वो क्या कहलाती है, डर्मेटोलॉजी कहलाती है। त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी कहलाता है। इसी प्रकार से यदि हमारे से पूछा जाता है कि बालों का अध्ययन या हेयर्स की स्टडी जो होती है इसे हम बोलते हैं ट्राइकोलॉजी। त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी कहलाता है, बालों का अध्ययन ट्राइकोलॉजी कहलाता है। और इसमें नर के अंदर नर और मादा की यदि तुलना करते हैं तो नर और मादा में तुलना करते हैं तो नर की जो त्वचा होती है वो ज्यादा मोटी होती है। नर और मादा में यदि तुलना की जाती है तो नर की त्वचा जो होती है वो ज्यादा मोटी होती है मादा की तुलना के अंदर। और एक इसमें ये पॉइंट है कि जो त्वचा होती है वो किस प्रकार का उत्तक है, तो ये स्तरित उत्तक होता है। किस प्रकार का उत्तक होता है, स्तरित उत्तक होता है, अर्थात स्ट्रेटिफाइड होता है। स्ट्रेटिफाइड टिश्यू जो होता है वो क्या होती है, स्किन या त्वचा होती है। तो स्तरित उत्तक होता है। नर के अंदर त्वचा जो होती है वो ज्यादा मोटी मिलेगी। बालों का अध्ययन ट्राइकोलॉजी कहलाता है, त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है, डर्मेटोलॉजी। उससे पहले हमने ये कुछ पॉइंट्स देखे हैं इसके अंदर कि शरीर के कोमल अंगों की सुरक्षा करेगी। शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछा जाता है तो त्वचा होती है और इसका विकास किससे होता है, भ्रूणीय, एक्टोडर्म और मेसोडर्म से होता है। और इस त्वचा से प्राप्त होता है चमड़ा, क्योंकि जो पशुओं की स्किन होती है उससे क्या प्राप्त होता है, चमड़ा प्राप्त होता है, जिससे विभिन्न प्रकार की चमड़े के जो बैग्स वगैरह हैं, पर्स वगैरह हैं, तो उनका जूते वगैरह हैं निर्माण होता है। तो ये है त्वचा का कुछ बेसिक पार्ट है इसके अंदर जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। देखो आगे इसमें हम देखते हैं कि जो त्वचा होती है इसके अंदर दो लेयरें होती है। तो बाहर वाली जो लेयर होती है इसको बोलते हैं हम एपिडर्मिस, यानी कि हिंदी में कहें तो इसको क्या कहते हैं, अधिचर्म। और नीचे वाली जो लेयर होती है इसे बोलते हैं हम डर्मिस, अर्थात
ये लेयर कहलाती है चेरम। त्वचा के अंदर दो परतें होती है, अंदर की ओर जो नीचे साइड में होती है वो डर्मिस होती है और ऊपर की ओर क्या होती है, एपिडर्मिस होती है। तो इसको देखते हैं कि जैसे मान लो ये लेयर है इसके अंदर, तो ये वाली जो लेयर है मोटी लेयर मिलेगी, तो इसको हम बोलते हैं डर्मिस। और जो ऊपर वाली जो लेयर पाई जाती है इसके अंदर, तो इसको बोलते हैं हम एपिडर्मिस। तो सबसे पहले हम एपिडर्मिस के बारे में देखते हैं। तो एपिडर्मिस के अंदर सबसे पहले देखा जाए तो इसका जो विकास होता है ये किससे बनती है, तो ये बनेगी भ्रूणीय एक्टोडर्म से। तो इसका विकास किससे होता है, भ्रूणीय एक्टोडर्म से ये इसका विकास होता है। और ये स्तरित शल्की उपकला की बनी होती है, स्तरित शल्की उपकला की ये बनी होती है। और मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका ये है कि ये कैसी होती है, नॉन वेस्कुलर होती है। नॉन वेस्कुलर का मतलब होता है कि यहाँ पे खून की जो सप्लाई है वो इसके अंदर नहीं होती, खून की सप्लाई इसके अंदर नहीं होती, किसी प्रकार की ब्लड की सप्लाई इसमें नहीं होती, नॉन वेस्कुलर होती है। तो एक इसके अंदर एपिडर्मिस की यदि बात करते हैं तो कॉर्निया के अंदर इसकी जो मोटाई है, कॉर्निया में जो इसकी मोटाई है वो सबसे कम मिलेगी एपिडर्मिस की। बाकी जगह पर इसकी मोटाई ज्यादा हो सकती है, लेकिन कॉर्निया के अंदर सबसे कम मोटाई की एपिडर्मिस पाई जाती है। और एपिडर्मिस वाली जो लेयर है ये पूरे शरीर की जो बॉडी है उसको क्या करती है, ये कवर करती है। पूरे शरीर को बॉडी को क्या करेगी, ये कवर करती है। और ये लेयर किस प्रकार की होती है, अपारगम्य। तो ये अपारगम्य जो लेयर है वो सारी पूरी बॉडी को कवर करेगी। तो आगे हम एपिडर्मिस के अंदर ये देखते हैं कि आगे इसको एपिडर्मिस को 5 लेयरों के अंदर बांटा गया है। जैसे हमने देखा था नीचे वाली जो लेयर डर्मिस की है, ऊपर वाली एपिडर्मिस की है, तो इस लेयर को भी आगे 5 भागों के अंदर, 5 परतों के अंदर डिवाइड किया गया है। तो वो देखते हैं हम। तो इसमें देखा जाए तो सबसे जो पहली लेयर आती है जो नीचे की ओर होगी, तो वो पहली लेयर आती है स्टेटम मेल पिगी, स्टेटम मेल पिगी आती है। दूसरी उसके नीचे जो लेयर आएगी वो होगी इसके अंदर स्टेटम स्पाइनोसम, और उसके नीचे वाली जो लेयर आएगी वो उसको हम बोलते हैं स्टेटम ग्रेनुलोसम। नेक्स्ट जो लेयर आती है इसके अंदर वो आती है स्टेटम ल्यूसिडम, स्टेटम ल्यूसिडम। और उसके बाद सबसे ऊपर की ओर इसके अंदर जो लेयर आएगी उसको बोलते हैं हम स्टेटम कॉर्नियम, स्टेटम कॉर्नियम बोलेंगे इसको हम। और यदि हम इसमें हिंदी में देखें तो स्टेटम मेल पिगी को बोलते हैं हम जननिक स्तर, स्टेटम स्पाइनोसम को बोलते हैं हम सूल स्तर, और स्टेटम ग्रेनुलोसम को बोलते हैं हम कणी स्तर, और स्टेटम लूसिडम को बोलते हैं स्वच्छ स्तर। इसी प्रकार से स्टेटम कॉर्नियम को बोलते हैं हम किरण स्तर। तो ये इसके कुछ हिंदी में नाम है, स्टेटम मेल पिगी, स्टेटम स्पाइनोसम, स्टेटम ग्रेनुलोसम, स्टेटम लूसिडम और स्टेटम कॉर्नियम। तो अब इसको थोड़ा हम देखते हैं इसके अंदर कि मैंने आपको यहां पे बताया था नीचे वाली लेयर डर्मिस है, ऊपर वाली एपिडर्मिस है। तो एपिडर्मिस के अंदर भी यहां पे कितनी परतें आ गई इसके अंदर, यदि देखा जाए तो मान लो इसके अंदर ये 5 परतें हैं। तो अब देखो 5 लेयरें इसके अंदर ऊपर हैं, डर्मिस के ऊपर, ये एपिडर्मिस की लेयरें हैं। तो इसके अंदर सबसे जो ऊपर वाली बाहरी परत जो होती है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम।
इसी प्रकार से सबसे जो नीचे आएगी डर्मिस के साथ जो अटैच होगी, इसको बोलते हैं हम स्ट्रेटम मेलपिगी। स्ट्रेटम मेलपिगी। बस इसके लिखने का मकसद यही है कि नीचे की ओर स्ट्रेटम मेलपिगी मिलेगी, उसके बाद स्ट्रेटम स्पाइनोसम, फिर स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, फिर स्ट्रेटम लूसिडम और फिर लास्ट में सबसे ऊपर की ओर होती है स्ट्रेटम कॉर्नियम। तो ये इसकी सीक्वेंस होती है एपिडर्मिस की जो परतें होती है। तो इनको हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रेटम मेलपिगी के बारे में। अब देखो स्ट्रेटम मेलपिगी जो हम देख रहे थे इसके अंदर, तो इसके अंदर कोशिकाएं पाई जाती है मिलेनोसाइट। मिलेनोसाइट इसके अंदर क्या होती है, कोशिकाएं होती है। और ये मिलेनोसाइट कोशिकाएं क्या बनाती है, मिलेनिन नामक का वर्णक बनाती है। तो ये मिलेनिन जो पिगमेंट है, मिलेनिन वर्णक जो कौन बना रही है इसमें, मिलेनोसाइट कोशिकाएं। कौन से स्तर में होती है, स्ट्रेटम मेलपिगी के अंदर होती है। और ये मिलेनिन जो वर्णक होता है वो त्वचा को व बालों को क्या करता है, रंग प्रदान करता है। अर्थात त्वचा और बालों का जो काला रंग होता है वो किसकी वजह से होता है, मिलेनिन वर्णक की वजह से होता है। और यह वर्णक जो होता है वो यूवी लाइट से भी क्या करता है, सुरक्षा करता है। अर्थात जो अल्ट्रावायलेट रेज आती है, तो जिस पशु के अंदर मिलेनिन वर्णक जो ज्यादा होगा उसके अंदर अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन है वो अंदर नहीं जाएंगी। अर्थात इसमें मेनली क्या होता है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से सुरक्षा प्रदान करता है, त्वचा और बालों को क्या करता है, रंग प्रदान करता है। नेक्स्ट आता है स्ट्रेटम स्पाइनोसम और स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम। इसके अंदर हम देखें तो इसका जो कोशिका द्रव्य होता है, इसका जो कोशिका द्रव्य होगा उसके अंदर पाया जाता है इसमें कीरेटोहाइलिन प्रोटीन। कीरेटोहाइलिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। और ये इस प्रोटीन का मेनली क्या काम होता है, ये त्वचा को क्या करता है, दृढ़ता प्रदान करता है। त्वचा को कठोर बनाता है, दृढ़ता प्रदान करता है। तो ये कौन सा प्रोटीन करता है, कीरेटोहाइलिन प्रोटीन। किसके अंदर पाया जाता है, स्ट्रेटम स्पाइनोसम व स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम जो लेयर होती है, परत होती है, उसके कोशिका द्रव्य के अंदर पाया जाता है। और जो स्किन या त्वचा को क्या करता है, दृढ़ता प्रदान करता है। नेक्स्ट जो परत है स्ट्रेटम लूसिडम, जिसको हम स्वस्थ स्तर भी कहते हैं। तो इसके अंदर भी क्या होता है कि सबसे पहले तो यह जो लेयर होती है कैसी होती है, पारदर्शी होती है। पारदर्शी का मतलब है इसके आर पार हम देख सकते हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है, पारदर्शी होती है। और इसके अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है वो होती है इसके अंदर अलाइडीन। अलाइडीन नाम की प्रोटीन पाई जाती है। और इसका मेनली काम क्या होता है, रोधक का काम करती है। यानी कि ये रोधक स्तर या बैरियर का काम करती है। क्योंकि हमने देखा था कि जो त्वचा जो होती है, त्वचा मेनली अपने देखा था जो स्किन है वो कैसी होती है, तापरोधी होती है, जलरोधी होती है और रोगाणुरोधी होती है। देखो त्वचा के अंदर हम देख रहे थे तापरोधी है, यानी कि कोई भी हीट है वो बॉडी के अंदर जाने से बचाएगी त्वचा। और उनमें से भी सबसे जो ज्यादा लेयर काम कौन सी करती है, रोधक स्तर या बैरियर का काम करती है, वो आती है स्ट्रेटम लूसिडम। और त्वचा जलरोधी है, तो त्वचा के अंदर जल भी प्रवेश नहीं कर सकता। रोगाणुरोधी होती है, कोई भी सूक्ष्म जीव हैं जैसे बैक्टीरिया, वायरस हैं, वो स्किन के थ्रू अंदर नहीं जा सकते। तो उनमें से जो मेनली रोल इस लेयर का होता है स्ट्रेटम मेलपिगी, ये कैसी होती है, पारदर्शी होती है, अलाइडीन प्रोटीन होती है। और ये किसका काम करती है, बैरियर या रोधक स्तर का काम करती है। अर्थात किसी भी सूक्ष्म जीवों को शरीर में प्रवेश करने नहीं देती। जलरोधी होती है, जल को प्रवेश नहीं करने देती। तापरोधी होती है, ताप को अंदर नहीं जाने देती। तो लास्ट जो लेयर आती है स्ट्रेटम कॉर्नियम, या जिसे हम किरण स्तर कहते हैं। तो इसके बारे में देखें तो यह वाली जो लेयर होती है, तो सबसे पहला देखा जाए तो ये सबसे बाहर की ओर जो लेयर होती है एपिडर्मिस की, सबसे बाहरी लेयर होगी जो एपिडर्मिस की होगी। तो यह जो लेयर होती है वो कैसी होती है, अपारगम्य।
तो यह परत कैसी होती है? अपारगम्य होती है, लेकिन वसा के लिए क्या होती है? ये पारगम्य होती है। वसा के लिए ये पारगम्य है, अर्थात जो कोई भी ऑयली चीज है हम अपनी स्किन पे लगाते हैं, या कोई भी ऑयल है या वेसलिन वगैरह है जैसे लगाते हैं, तो वो अंदर प्रवेश कर जाएगी, क्योंकि जितने भी फैट के सॉल्यूशन है या वसा है या ऑयली चीजें हैं, तो वो चीज इसमें अंदर जा सकती है। बाकियों के लिए क्या होती है? ये अपारगम्य होती है। और शरीर के अंदर देखा जाए सबसे बाहर जो लेयर आएगी वो कौन सी होती है? स्ट्रेटम कॉर्नियम होती है। अब देखा जाए तो ये बनी किसकी होती है? तो ये मर्द किरेटिन कोशिकाओं की बनी होती है। मर्द किरेटिन कोशिकाओं की ये बनी हुई होगी। और अब इसमें यह है कि सबसे बाहर वाली जो लेयर हम देख रहे हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम है, ये वाली जो लेयर है ये किसकी बनी होती है? मर्द किरेटिन कोशिकाओं की बनी होती है। और क्या होती है? ये अपारगम्य। लेकिन वसा या ऑयल के लिए क्या होती है? ये पारगम्य होती है। तो इसमें अब इसमें ये देखेंगे कि इसकी जो सुपरफिशियल कोशिकाएं हैं वो सूख कर कठोर हो जाती है, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? किरेटिनाइजेशन कहलाता है। यानी कि सुपरफिशियल कोशिकाएं अपने देखते हैं कई बार स्किन जो स्लफ होती रहती है, ऊपर वाली सुपरफिशियल लेयर है, तो इनकी जो सुपरफिशियल की जो कोशिकाएं हैं वो क्या होने लग जाती है? सूखने लग जाती है और सूख कर कठोर हो जाती है और उतरने लगती है, तो ये क्या कहलाता है? किरेटिनाइजेशन। तो इस क्रिया को हम बोलते हैं किरेटिनाइजेशन कहते हैं। और स्ट्रेटम कॉर्नियम वाली जो ही परत है जो किसका निर्माण करती है? बाह्य कंकाल का। बाह्य कंकाल का जो निर्माण है एपिडर्मिस की कौन सी लेयर करती है? स्ट्रेटम कॉर्नियम। तो बाह्य कंकाल के रूप में देखा जाए जैसे कि नाखून है, बाल है, पंजे हैं, खुर है, तो ये सारी चीजें किससे बनती है? बाह्य कंकाल के रूप में कौन सी लेयर बनाती है? स्ट्रेटम कॉर्नियम। क्योंकि ये कैसी होती है? किरेटिन की बनी होती है, मर्द किरेटिन कोशिकाओं की बनी होती है, अर्थात कैसी होती है? ये नॉन वेस्कुलर होती है, किसी प्रकार की ब्लड सप्लाई इसमें होती नहीं है, तो इसलिए इसमें किसी भी प्रकार का दर्द भी नहीं होता। तो ये होती है स्ट्रेटम कॉर्नियम। तो ये हमने सारी लेयरें पढ़ी है, एक बार इसको डिटेल से और समझते हैं। देखो सबसे पहले स्ट्रेटम मेलपिगी है जिसको जननिक स्तर भी कहते हैं। इसमें कोशिकाएं कौन सी पाई जाती है? मिलेनोसाइट। और मिलेनोसाइट कोशिकाएं क्या बनाती है? मिलेनिन वर्णक। और ये वर्णक का मेनली काम क्या होता है कि त्वचा और बालों को काला रंग जो प्रदान करती है वो कौन सा वर्णक होता है? मिलेनिन वर्णक की वजह से होता है। और इसका एक काम हो रहा है कि यूवी लाइट जो होती है, अल्ट्रा वायलेट जो किरणें हैं, उससे भी क्या करती है? शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट है स्ट्रेटम स्पाइनोसम जिसको हम सूल स्तर कहते हैं। एक है स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम जिसको हम कणी स्तर कहते हैं। तो इनके कोशिका द्रव्य में पाई जाती है केरेटोहाइलिन नाम की एक प्रोटीन पाई जाती है, और इसका मेनली काम होता है कि त्वचा को दृढ़ता प्रदान करना। नेक्स्ट है स्ट्रेटम ल्यूसिडम जिसको हम स्वस्तर के नाम से जानते हैं। तो यह स्तर कैसा होता है? पारदर्शी होता है, आर पार इसमें हम देख सकते हैं। तो प्रोटीन कौन सी होती है? इसके अंदर इलाइडिन नाम की एक प्रोटीन होती है, और इसका मेन काम रोधक स्तर या बैरियर का काम करती है, क्योंकि त्वचा हमने देखा था तापरोधी होती है, जल रोधी होती है और रोगाणुरोधी होती है। उसके बाद आता है स्ट्रेटम कॉर्नियम जिसको हम किरण स्तर के नाम से जानते हैं। तो ये सबसे बाहर की लेयर है एपिडर्मिस की, या त्वचा की सबसे बाहरी यदि परत पूछा जाता है तो वो आती है स्ट्रेटम कॉर्नियम, या जिसको हम कहते हैं किरण स्तर। तो सबसे बाहर होती है। ये कैसी होती है? अपारगम्य होती है, लेकिन वसा के लिए क्या होती है? ये पारगम्य होती है। तो ये बनी किसकी होती है? मर्द किरेटिन कोशिकाओं की ये बनी होती है। और उसके बाद हमने देखा इससे किसका निर्माण हो रहा है? बाह्य कंकाल का। तो बाह्य कंकाल के रूप में किसका निर्माण करती है? ये नाखून का, पंजे का, बाल का, खुर का विकास किससे होता है? स्ट्रेटम कॉर्नियम वाली लेयर से होता है। तो ये था हमारा इसके अंदर एपिडर्मिस के बारे में पूरा डिटेल। ये देखो हमने अभी एपिडर्मिस पढ़ा इसके अंदर, और एपिडर्मिस के नीचे लेयर आ गई इसके अंदर डर्मिस की। तो ये लेयर किसकी है? इसके अंदर डर्मिस की लेयर है, तो उसके बारे में देखते हैं। डर्मिस जिसको हिंदी में हम कहते हैं चर्म। तो अब इस लेयर को हमने बाहर निकाल लिया अलग से। मान लो ये वाली जो परत है वो डर्मिस की है और उसके ऊपर क्या है? एपिडर्मिस है। तो ये डर्मिस की लेयर है।
अब सबसे पहले देखते हैं कि डर्मिस की जो लेयर होती है इसका विकास किससे होता है। तो इसका विकास जो होता है वो होगा भ्रूणीय मेसोडर्म से। भ्रूणीय मेसोडर्म से इसका क्या होता है, विकास होता है डर्मिस का। डर्मिस वाली लेयर कैसी होती है, मोटी होती है, मजबूत होती है और लचीली होती है। डर्मिस वाली लेयर कैसी होती है, मोटी होती है, जो इसकी परत होगी एपिडर्मिस की तुलना की जाए तो उससे क्या होती है, ये मोटी होती है, मजबूत होती है और लचीली होती है। निर्माण किससे हो रहा है, भ्रूणीय मेसोडर्म से इसका क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। और एक इसमें देखा जाता है तो ये कैसी होती है, वैस्कुलर होती है। वैस्कुलर का मतलब ही क्या है कि यहाँ पे ब्लड की सप्लाई जो होती है, खून की सप्लाई जो होती है वो इसके अंदर पाई जाती है। तो ब्लड की सप्लाई इसके अंदर क्या होती है, पाई जाती है, अर्थात कैसी होती है, वैस्कुलर होती है। और ये बनी किसकी होती है, ये तंतुमय संयोजी ऊतक की बनी होती है। तंतुमय संयोजी ऊतक की ये बनी होती है। यानी कि डर्मिस किसकी बनी होती है, तंतुमय संयोजी ऊतक की बनी होती है, वैस्कुलर होती है, खून की सप्लाई इसके अंदर होती है, मोटी, मजबूत और लचीली होती है। और इसका विकास किससे हो रहा है, भ्रूणीय मेसोडर्म से हो रहा है। अब इसमें देखा जाए तो डर्मिस के अंदर भी दो प्रकार की परतें पाई जाती है। तो हमने एपिडर्मिस में देखा था, तो एपिडर्मिस में लेयर थी 5 थी, इसमें कितनी होती है, 2 होती है। तो इसमें हम देखा जाए तो ये बाहर वाली लेयर मान लेते हैं इसको हम, और इधर जो है इसके अंदर नीचे वाली लेयर है। तो दो प्रकार की परतें होती है। तो बाहर वाली जो परत होती है इसको बोलते हैं हम पैपिलरी स्तर। तो ये स्तर कौन सा होता है, पैपिलरी स्तर होता है। और ये स्तर जो नीचे वाला होता है इसे बोलते हैं हम रेटिकुलर स्तर। तो दो प्रकार की परतें होती है, बाहर की ओर पैपिलरी स्तर और नीचे की ओर पाया जाता है इसमें रेटिकुलर स्तर। तो अब इसको समझते हैं। तो बाहर वाला जो पैपिलरी स्तर है वहां पे क्या पाए जाते हैं, इस तरीके से निप्पल की तरह क्या पाए जाते हैं, उभार पाए जाते हैं। तो वो इसके अंदर होगा पैपिलरी स्तर में। यानी कि यहां पे क्या पाए जाते हैं, निप्पल की तरह क्या पाए जाएंगे, उभार पाए जाएंगे। और रेटिकुलर जो स्तर होता है यहां पे एक मसल्स पाई जाती है। तो इस तरीके की मसल्स को बोलते हैं हम इरेक्टर पिलाई मसल। इरेक्टर पिलाई मसल्स। तो इरेक्टर पिलाई मसल्स जो होती है वहां कहां पाई जाती है, इस रेटिकुलर स्तर नीचे वाले स्तर में। और ऊपर वाले में क्या पाया जाता है, पैपिलरी स्तर। यहाँ पे क्या होते हैं, निप्पल जैसे उभार पाए जाते हैं। तो इसको एक बार और देखते हैं। तो डर्मिस को हम चर्म के नाम से भी जानते हैं। विकास इसका भ्रूणीय मेसोडर्म से हो रहा है। होती कैसी है, मोटी, मजबूत और लचीली होती है, वैस्कुलर होती है, ब्लड की सप्लाई इसके अंदर होती है। लेकिन एपिडर्मिस के अंदर ब्लड की सप्लाई नहीं हो रही थी। ये बनी किसकी होती है, तंतु में संयोजी ऊतक की बनी होती है। दो परतें होती है। बाहर वाली परत जो होती है उसको हम पैपिलरी स्तर कहते हैं, या निप्पल जैसे उभार पाए जाते हैं। और नीचे वाली जो लेयर होती है उसको रेटिकुलर स्तर कहते हैं, यहाँ पे इरेक्टर पिलाई मसल्स पाई जाती है। देखो, त्वचा के अंदर हमने एपिडर्मिस को देख लिया, डर्मिस को देख लिया, और एक लेयर आती है इसके अंदर हाइपोडर्मिस। तो ये हाइपोडर्मिस वाली जो लेयर होती है, तो ये सबसे ऊपर हमने देखा था एपिडर्मिस, फिर ये हमने देखा डर्मिस, और यहां पे एक लेयर पाई जाएगी। और ये वाली जो लेयर होती है इसके अंदर, ये लेयर कौन सी कहलाएगी, हाइपोडर्मिस। यानी कि डर्मिस के नीचे होती है। तो इसको हम देखें तो डर्मिस के नीचे क्या होता है, वसा कोशिकाओं की, या वसा कोशिकाओं का क्या पाया जाता है, एक मोटा स्तर पाया जाता है। और उसे हम क्या कह देते हैं, हाइपोडर्मिस। यानी कि डर्मिस के नीचे वसा कोशिकाओं की एक मोटी परत पाई जाएगी जिसको हम हाइपोडर्मिस कहते हैं, या इसे हम एडिपोज स्तर भी कहते हैं, या हम इसे एडिपोज स्तर कहते हैं, या इसको हम कह सकते हैं कि वसीय स्तर। यानी कि हाइपोडर्मिस की यदि डेफिनेशन देखी जाती है तो डर्मिस के नीचे वसा कोशिकाओं का मोटा स्तर पाया जाता है, जिसे हम एडिपोज स्तर या वसीय स्तर के नाम से जानते हैं। और इसका मेनली जो काम होता है वो बॉडी के तापमान को क्या करती है, ये नियत रखती है, यानी कि उसका नियंत्रण में रखेगी। तो बॉडी के तापमान को ये नियत बनाए रखती है। उसका मेन काम किसका होता है, यहाँ पे हाइपोडर्मिस का, क्योंकि ये वसा कोशिकाओं का एक मोटा स्तर होता है डर्मिस के नीचे।
तो ये बॉडी के तापमान को नियत बना के रखती है। अब देखो, त्वचा के ऊपर पाए जाते हैं संवेदांग। संवेदांग जो होते हैं, इनका जो विकास होता है वो किससे होता है? एपिडर्मिस से। यानी कि किसका रूपांतरण से बनते हैं संवेदांग? एपिडर्मिस के रूपांतरण से बनते हैं, और यानी कि इनका विकास किससे होता है? एपिडर्मिस से होता है। तो ये कौन कौन से संवेदांग हैं वो देखते हैं सबसे पहले हम। तो एक तो संवेदांग जो होते हैं स्पर्श के होते हैं, स्पर्श के संवेदांग। एक इसमें आते हैं दर्द के संवेदांग, एक आते हैं इसमें ठंड के संवेदांग, और एक आते हैं इसके अंदर ताप के संवेदांग, और एक आते हैं इसमें रासायनिक पदार्थों के संवेदांग। रासायनिक पदार्थों के संवेदांग। तो इन संवेदांग के बारे में देखते हैं। तो स्पर्श के संवेदांग होते हैं, तो इनके अंदर रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, और वो रिसेप्टर की वजह से हमारे को स्पर्श का, दर्द का, ठंड का, ताप का या रासायनिक पदार्थों का हमारे को क्या होता है? ज्ञान होता है। तो अब स्पर्श के संवेदांग के अंदर जो रिसेप्टर पाए जाते हैं, इसको बोलते हैं हम मेसनर्स रिसेप्टर। यानी कि स्पर्श के संवेदांग में पाए जाते हैं मेसनर्स रिसेप्टर। और उसी प्रकार से यदि देखा जाता है कि दर्द के संवेदांग के अंदर पाए जाते हैं अल्जैसी रिसेप्टर, और ठंड वाले में पाए जाते हैं फ्रिजिडो रिसेप्टर, और ताप के अंदर क्या होता है? कैलोरी रिसेप्टर। और रासायनिक पदार्थों के अंदर देखा जाता है तो कौन से रिसेप्टर होते हैं? कीमो रिसेप्टर। तो इसके अंदर देखा जाए, स्पर्श के अंदर जैसे हम स्पर्श करते हैं तो मैसेज आता है, तो मेसनर्स रिसेप्टर हो जाते हैं। दर्द को हम अनाल्जेसिया कहते हैं, तो उसके हिसाब से अल्जैसी रिसेप्टर हो गए। ठंड के अंदर फ्रिज के रूप में देखा जाए तो फ्रिजिडो रिसेप्टर हो गए। और ताप के अंदर तो ताप को जैसे हम कैलोरी के अंदर नापते हैं, तो ये कैलोरी रिसेप्टर हो गए। और रासायनिक पदार्थों के संवेदांग होते हैं, तो रासायनिक के अंदर केमिकल होते हैं, तो केमिकल के हिसाब से देखा जाए तो कीमो रिसेप्टर है। तो इसको थोड़ा याद करने की सिंप्लिसिटी रहेगी इसमें। तो स्पर्श के संवेदांग कहलाते हैं मेसनर्स रिसेप्टर, दर्द वाले कहलाते हैं अल्जैसी रिसेप्टर, और ठंड के संवेदांग कहलाते हैं फ्रिजिडो रिसेप्टर, और ताप के संवेदांग कहलाते हैं इसके अंदर कैलोरी रिसेप्टर, और रासायनिक पदार्थों के संवेदांग कहलाते हैं कीमो रिसेप्टर। देखो, इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है बाल या रोम या हेयर, इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले जो बाल की जो स्ट्रक्चर होती है वो इस हिसाब से होती है। तो इसके अंदर देखा जाए तो सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है उसे हम बोलते हैं एपिडर्मिस, और जो नीचे की जो लेयर है ये कौन सी आ जाएगी? डर्मिस। तो बाल जो होते हैं, तो बाल का वह भाग जो एपिडर्मिस से बाहर दिखाई दे रहा है हमारे को, और इस भाग को, बाल के भाग को क्या कहते हैं? शाफ्ट कहते हैं। शाफ्ट या कांड के नाम से जाना जाता है। यानी कि बाल का वह भाग जो एपिडर्मिस से बाहर की ओर होता है उसे शाफ्ट या कांड कहते हैं, और बाल का वह भाग जो इस डर्मिस के अंदर दसा हुआ होता है, तो जिसे हम क्या कह देते हैं? जड़ या रूट। बाल का वह भाग जो डर्मिस में दसा होगा उसे हम जड़ या रूट कहते हैं। बाल का वह भाग जो एपिडर्मिस से बाहर की ओर दिखाई देता है उसे शाफ्ट या कांड कहते हैं। तो ये जड़ या रूट वाला भाग है या नीचे, तो यहां पे क्या बनाता है? रोम पुट्टिका। रोम पुट्टिका, या इसको अपने कहते हैं हेयर फॉलिकल। यानी कि जड़ वाले भाग के अंदर या नीचे जो भाग होगा वो किसका निर्माण करता है? रोम पुट्टिका या हेयर फॉलिकल का निर्माण करता है। और यहां पे क्या होती है? ब्लड वेसल्स होती है जो इन बालों को क्या कर देती है? न्यूट्रिशन देती है, जिससे बालों की क्या होती है? ग्रोथ होती है। तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स का जाल मिलेगा कहां पे? रोम पुट्टिका या हेयर फॉलिकल के अंदर। तो ये बालों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है। तो ये हमने स्ट्रक्चर देखी।
अब बालों के अंदर क्या होता है कि जो बाल का वह भाग जो एपिडर्मिस से बाहर निकला हुआ है, जिसे हमने शाफ्ट या कांड कहा है, तो ये किसका बना होता है? केराटिन का बना होता है। केराटिन का बना होगा, निर्जीव भाग होता है ये। यानी कि जैसे बालों की हम कटिंग करते हैं तो बालों के अंदर किसी प्रकार का दर्द नहीं होता, तो निर्जीव होता है। ऊपर वाले भाग के अंदर किसी प्रकार की ब्लड की सप्लाई इसमें नहीं है, लेकिन यहाँ पे नीचे जो डर्मिस में दसा हुआ जड़ वाला भाग है, वहां पे ब्लड की सप्लाई हो रही है। इसलिए जैसे बालों को हम खींचते हैं तो दर्द होता है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है। तो ये निर्जीव भाग नहीं है। तो ऊपर का भाग है जो डर्मिस से बाहर वाला भाग है, वो किसका बना होता है? केराटिन का। केराटिन प्रोटीन से बना होगा, और ये कैसा होता है? निर्जीव होता है। तो अब इसमें हम देखें तो बालों का मेन रोल क्या होता है? बॉडी के अंदर जो बाल पाए जाते हैं, तो उनका मेनली रोल यही होता है कि बॉडी के जो तापमान है उसको नियंत्रित में रखना, उसका नियमन करना। तो बॉडी के तापमान को क्या बनाए रखते हैं? ये नियमन करते हैं, अर्थात बॉडी के तापमान को नियत बनाए रखते हैं। तो ये इसके अंदर बालों का मेन फंक्शन होता है। तो एक इसके अंदर ये है कि बालों की यदि हम यहां से एक अनुप्रस्थ काट काटें, छोटा पीस ले लिया ट्रांसवर्स सेक्शन के अंदर, तो बालों की जब हम अनुप्रस्थ काट काटते हैं तो उसको यदि हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर इसके अंदर क्या होती है? दिखाई देती है। तो इसके अंदर सबसे बाहर की ओर जो लेयर होती है इसको हम बोलते हैं क्यूटिकल। बाहर वाली लेयर को क्यूटिकल कहते हैं। उसके बाद जो सेकंड लेयर आती है उसको हम बोलते हैं कोर्टेक्स, और सबसे अंदर की ओर क्या होता है? यहाँ पे मेडुला। यानी कि बाल की यदि हम अनुप्रस्थ काट काटें तो बाहर वाली परत क्यूटिकल कहलाती है, उसके अंदर कोर्टेक्स होता है, और सबसे सेंटर के अंदर मेडुला वाला भाग मिलता है। तो ये बाल की अनुप्रस्थ काट के अंदर ये स्ट्रक्चर हमारे को मिलेगी। देखो, अध्यवरणीय तंत्र का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इसके अंदर ग्रंथियां। तो ग्रंथियों के बारे में हम देखते हैं, तो इसमें कौन कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है। तो सबसे पहली ग्रंथि है इसके अंदर स्वेद ग्रंथियां। स्वेद ग्रंथियां होगी। सेकंड है इसके अंदर सीबेसियस ग्रंथियां। सीबेसियस ग्रंथियां। थर्ड है इसके अंदर पेरिनियल। पेरिनियल या सेंट ग्रंथियां। एक आती है इसके अंदर मायोबियन। मायोबियन या इसे हम बोलते हैं टार्सल, या इसे हम बोलते हैं मोल ग्रंथियां। इसी प्रकार से एक ग्रंथि आती है जाइस ग्रंथि, और एक लास्ट ग्रंथि है सीरुमिन। सीरुमिन या वैक्स ग्रंथियां। तो ये हमने ग्रंथियां देख रहे हैं इसके अंदर अध्यवरणीय तंत्र के अंदर। एक तो स्वेद ग्रंथियां होती है, सीबेसियस ग्रंथियां होती है, पेरिनियल या सेंट ग्रंथियां होती है, मायोबियन, टार्सल या मोल ग्रंथियां, जाइस ग्रंथियां, और सिरुमिन या वैक्स ग्रंथियां। तो एक एक करके देखते हैं कि ये ग्रंथियां कैसी होती है। तो ये सबसे पहले हम देखा जाए तो स्वेद ग्रंथियां जो होती है वो कैसी होती है? एपोक्राइन प्रकार की होती है। कैसी होती है? एपोक्राइन प्रकार की होती है, अर्थात इनका जो स्राव होता है बहुत ही पतला और सूक्ष्म मात्रा में होगा, तो वो एपोक्राइन होती है। और इसी प्रकार से एक होलोक्राइन होती है, तो होलोक्राइन के अंदर स्राव जो होता है वो ज्यादा मात्रा में और गाढ़ा होगा। तो श्वेत ग्रंथियां कैसी होती है? एपोक्राइन प्रकार की होती है, और ये किसकी बनी होती है? स्तरित घनाकार उपकला की बनी होती है। स्तरित घनाकार उपकला की ये क्या होती है? बनी हुई होती है। अब देखो, जो श्वेत ग्रंथियां होती है वो हमने जो लेयरें पढ़ी थी कि ये वाली जैसे लेयर डर्मिस की है, ऊपर वाली जो लेयर है इसके अंदर एपिडर्मिस की है। तो डर्मिस वाली लेयर के अंदर क्या होती है ये, यानी कि ये मान लो डर्मिस वाली जो लेयर है इसके अंदर ये डसी हुई होती है, और कैसी होती है? कुंडली नुमा होती है। यानी कि श्वेत ग्रंथियां जो होती है वो डर्मिस के अंदर दसी हुई कुंडली नुमा आकृति में पाई जाती है, और चारों ओर से ये किससे घिरी होती है? मायो एपिथेलियल सेल से। मायो एपिथेलियल परत से ये क्या होती है? या सेल से क्या होती है? ये
घिरी होती है, मायो एपिथेलियल सेल से घिरी होती है और इनकी जो प्रकृति होती है संकुचनशील की होती है। तो मायो एपिथेलियल जो सेल है वो क्या करवाती है, यहाँ पे संकुचन करवाती है, जिससे इनका क्या होता है, जो स्राव होता है वो पतले पतले छिद्रों के रूप में सतह से बाहर निकलता रहता है। अर्थात यह ग्रंथियां किसके अंदर सहायक है, उत्सर्जन के अंदर सहायक होती है और बॉडी के तापमान को क्या करती है, ये टेम्परेचर को क्या बनाती है, नियत बना के रखती है, अर्थात बॉडी के तापमान का नियमन करती है, वो ग्रंथियां होती है श्वेत ग्रंथियां। तो इसमें हमने देखा श्वेत ग्रंथियां कैसी होती है, एपोक्राइन प्रकार की होती है, किसकी बनी होती है, स्तरित घनाकार उपकला की बनी होती है। और श्वेत ग्रंथियां जो होती है डर्मिस के अंदर धसकर कुंडली नुमा आकृति के रूप में पाई जाती है और चारों ओर से मायो एपिथेलियल कोशिकाओं से क्या होती है, घिरी होती है, जिसकी वजह से मायो एपिथेलियल सेल्स क्या करवाती है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन करवाती है, अर्थात संकुचन करवाती है, जिससे क्या होता है कि इनका जो स्राव है सूक्ष्म छिद्रों के द्वारा बाहर की परत के रूप में स्राव जो होता है वो निकलता रहता है। जैसे कि पसीना आता है, वो ग्रंथियां कौन सी होती है, श्वेत ग्रंथियां, यानी कि पसीना वाली ग्रंथियां भी कौन सी होती है, श्वेत ग्रंथियां कहलाती है। और इसका मेन रोल किसके अंदर हो गया, उत्सर्जन के अंदर, और बॉडी के तापमान को क्या बनाती है, ये नियत बना के रखती है। तो उसी प्रकार से नेक्स्ट हम पढ़ते हैं श्वेत ग्रंथियों के बारे में। अब देखा जाए तो सिबेसियस जो ग्रंथियां होती है, बेसियस ग्रंथियां जो होती है वो किससे विकसित होती है, रोम पुटिका। रोम पुटिका यानी कि जिसको अपने क्या कह देते हैं, हेयर फॉलिकल। जैसे हमने बाल की स्ट्रक्चर में देखा था, नीचे हेयर फॉलिकल बन रहा था, तो रोम पुटिका से इसका निर्माण होता है सिबेसियस ग्रंथियों का। और ये क्या करती है, तेलीय पदार्थ का स्रावण करती है। तेलीय पदार्थ का क्या करेगी, स्रावण करेगी, जिसे हम क्या कहते हैं, सिब्बम। यानी कि सिबेसियस ग्रंथियां जो होती है किससे विकसित होती है, रोम पुटिका हेयर फॉलिकल से बनती है, तेलीय पदार्थ का स्रावण करेगी, जिसे हम क्या कह देते हैं, सिब्बम। और ये सबसे ज्यादा जो ग्रंथियां पाई जाती है वो कान व गुद्दा वाला जो क्षेत्र होता है वहां पे इनकी संख्या सबसे ज्यादा मिलती है सिबेसियस ग्लैंड की। और इसका जो मेन रोल होता है वो होता है विटामिन डी का निर्माण करना। विटामिन डी के संश्लेषण में इसका योगदान होता है सिबेसियस ग्रंथियों का। और ये ग्रंथियां होती कैसी है, सरल कूपिकाकार होती है, सरल कूपिकाकार, यानी कि कैसी होती है, एल्बियोलर होती है, यानी कि इस तरीके से एल्ब्यूलाई के रूप के अंदर ये पाई जाती है। कैसी होती है, ये एल्बियोलर होती है। यानी कि सबसे पहले सिबेसियस ग्रंथियों का जो निर्माण किससे हो रहा है, रोम पुटिका हेयर फॉलिकल से हो रहा है। तेलीय पदार्थ का स्रावण करती है, जिसे सिब्बम कहते हैं। सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है, कान व गुद्दा क्षेत्र में पाई जाती है। और इनका मेन रोल होता है विटामिन डी का संश्लेषण करवाना। और ये कैसी होती है, सरल कूपिकाकार होती है। उसके बाद आता है पेरिनियल ग्रंथियां या सेंट ग्रंथियां। तो ये वाली जो ग्रंथियां होती है कौन से भाग में होती है, पेरिनियल क्षेत्र के अंदर होती है। पेरिनियल भाग के अंदर ये पेरिनियल क्षेत्र में पाई जाती है और एक विशेष प्रकार की गंध का क्या करती है, स्रावण करती है, और जिसे हम क्या कह देते हैं, फिरामोन या पैरा हार्मोन। फिरामोन या पैरा हार्मोन कहते हैं। तो इनका मेन काम होता है लैंगिक आकर्षण पैदा करना। लैंगिक आकर्षण पैदा करती है, अर्थात पेरिनियम जो रीजन होता है वो गुद्दा और वल्वा वाले क्षेत्र के अंदर, वहां का रीजन जो पेरिनियल क्षेत्र है वहां पे ये ग्रंथियां पाई जाएंगी, सेंट ग्रंथियां, और विशेष प्रकार की गंध का स्रावण करती है। और इसे पैरा हार्मोन या फिरामोन के नाम से जानते हैं। और इनका मेन काम होता है लैंगिक आकर्षण पैदा करना। तो लेकिन अब देखो इसके अंदर वैसे तो क्या होता है कि ये बिच के अंदर ज्यादा प्रोमिनेंट होती है फीमेल डॉग के अंदर, क्योंकि जब वो हीट की कंडीशन में होती है तो उस कंडीशन के अंदर एक विशेष प्रकार का गंध युक्त स्रावण करेगी, जिसे फिरामोन्स या हम पैरा हार्मोन के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो मेल डॉग होता है उसको लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर तक हीट को डिटेक्ट कर लेता है कि बिच हीट में आई है। तो ये इतनी पावरफुल बिच के अंदर ये ग्लैंड्स होती है, प्रोमिनेंट होती है।
तो नेक्स्ट ग्रंथि है इसके अंदर मायोबियन या टार्सल या मोल ग्रंथियां, तो ये पाई जाती है आंख की पलकों में, आंख की पलकों में पाई जाती है। और इसका जो श्रावण जो होता है वो कैसा, चिकने पदार्थ का श्रावण करती है। और इसका मेन काम होता है कि कॉर्निया को क्या बनाती है, ये नम बना के रखती है। तो कॉर्निया को वह नम व चिकना बना के रखेगी। तो ये इसका रोल होता है। मायोबियन टार्सल या मोल ग्रंथियां पाई कहां जाती है, आंख की पलकों में। तो ये चिकने पदार्थ का श्रावण करती है, कॉर्निया को नम व चिकना बना के रखती है। तो उसके बाद आती है जाइस ग्रंथियां। तो जाइस ग्रंथियां भी कहां पाई जाती है, आंख की पलकों में पाई जाती है। और इनकी जो नलिका होती है, जो डक्ट होती है, वो कहां खुलती है, रोम पुटिका अर्थात हेयर फॉलिकल में इनकी नलिका खुलती है। तो वो ग्रंथियां कहलाती है जाइस ग्रंथियां। जाइस ग्रंथियां किसमें पाई जाएंगी, आंख की पलकों में। इनकी जो डक्ट या नली होती है वो किसमें खुलती है, रोम पुटिका अर्थात हेयर फॉलिकल में खुलती है। उसी प्रकार से आती है सिरोमिन या वैक्स ग्रंथियां। तो ये विशेष प्रकार की क्या बनाती है, वैक्स बनाती है या सिरोमिन बनाती है। और ये गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ होता है। और ये पाई कहां जाती है, कान के अंदर पाई जाएंगी। और कानों के अंदर क्या होता है कि इंटरनल ईयर को जो भी धूल मिट्टी के जो कण है, वो जो वैक्स है उसके साथ क्या हो जाते हैं, ये चिप जाते हैं। अर्थात इंटरनल ईयर की क्या करती है, ये सुरक्षा प्रदान करती है। तो वो ग्रंथियां होती है सिरोमिन या वैक्स ग्रंथियां। तो इसको एक बार रिवाइज करते हैं हम। तो सबसे पहली ग्रंथियां हमने देखी थी स्वेद ग्रंथियां। होती कैसी है, एपोक्राइन प्रकार की होती है। बनी किसकी होती है, स्तरित घनाकार उपकला की बनी होती है। तो हमने देखा था स्वेद ग्रंथियां जो होती है वो डर्मिस के अंदर दसी हुई होगी, कुंडली नुमा आकृति में मिलेगी। और चारों ओर से मायो एपिथेलियल सेल से घिरी हुई होती है। और जिसके कारण ये इसमें संकुंचन जब होते हैं तो ये अपने स्राव को सतह से सूक्ष्म छिद्रों के द्वारा बाहर निकालती है। तो स्वेद ग्रंथियां एक प्रकार की पसीने वाली ग्रंथियां होती है। तो अर्थात किसमें सहायक होती है, ये उत्सर्जन के अंदर सहायक होती है। सिबेसियस ग्रंथियां जो होती है, हमने देखा था इसका निर्माण किससे होता है, रोम पुटिका या हेयर फॉलिकल से होता है। तेलीय पदार्थ का श्रावण करती है जिसे हम सिब्बम कहते हैं। पाई कहां जाती है, सबसे ज्यादा कान व गुद्दा क्षेत्र में पाई जाती है। और इसका मेन रोल होता है विटामिन डी का संश्लेषण करवाना। और ये होती कैसी है, सरल कुपिकाकार होती है। इसी प्रकार से हमने देखा था पेरिनियल या सेंट ग्रंथियां। तो ये कहां होती है, पेरिनियल क्षेत्र में पाई जाती है। अर्थात गुद्दा और वल्वा वाले क्षेत्र जो होता है पेरिनियम क्षेत्र में पाई जाएगी। और विशेष प्रकार की गंध का श्रावण करेगी जिसे हम फिरोमोन या पैरा हार्मोन के नाम से जानते हैं। और इनका मेन काम होता है लैंगिक आकर्षण पैदा करना। तो उसके बाद आती है मायोबियन टार्सल या मोल ग्रंथियां। तो ये आंख की पलकों में पाई जाती है, विशेष प्रकार के चिकने पदार्थ का श्रावण करती है। और इसका मेन काम होता है कॉर्निया को नम व चिकना बना के रखती है। उसके बाद है जाइस ग्रंथियां। ये भी आंख की पलकों में पाई जाती है, लेकिन इनकी जो डक्ट या नली होती है वो हेयर फॉलिकल के अंदर खुलती है। सिरोमिन या वैक्स ग्रंथियां देखा जाए तो कहां पाई जाती है, कान में पाई जाती है। और ये ग्रंथियां विशेष प्रकार की वैक्स या सिरोमिन का निर्माण करती है। और इसका मेन काम यही होता है कि आंतरिक जो ईयर है, इंटरनल ईयर है, उसकी सुरक्षा प्रदान करती है। बाहर से धूल मिट्टी के जो भी डस्ट पार्टिकल है उसको अंदर जाने से रोकती है। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारे पास खुर, यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं, हूफ। खुर या हूफ। तो हूफ या खुर के बारे में देखा जाता है कि जैसे मान लो मेटाकार्पल और मेटाटार्सल ये सेम रहता है। इसके अंदर हमने पढ़ा भी था पिछली क्लासों के अंदर। तो उसके नीचे क्या आ जाती है, डिजिट आ जाती है। तो रूमिनेंट पशुओं में हम जानते हैं कितनी डिजिट होती है, 1 और 2, यानी कि 2 डिजिट होती है। और जो डिजिट की लास्ट फैलिंग्स होती है, यानी कि प्रत्येक डिजिट की जो थर्ड फैलिंग्स होती है वो हूफ के अंदर आती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो थर्ड फैलिंग्स है या थर्ड उंगलास्थि है जो, उसके चारों ओर क्या पाया जाता है, कठोर खुरदरा आवरण पाया जाता है। और इस आवरण को हम क्या कह देते हैं, खुर कहते हैं या हूफ के नाम से जानते हैं। यानी कि रूमिनेंट पशु के अंदर क्या होता है कि जो थर्ड फैलिंग्स जो होती है उसके चारों ओर कठोर और खुरदरा आवरण पाया जाएगा, उसे हम क्या कहते हैं, खुर या हूफ के नाम से जानते हैं। और यह जो होता है वो एपिडर्मिस का क्या होता है, रूपांतरण होता है। यानी कि खुर का निर्माण किससे हो रहा है, एपिडर्मिस से हो रहा है। और ये बना किससे होता है, किरेटिन प्रोटीन का। किरेटिन प्रोटीन का क्या होता है, बना होता है।
और एपिडर्मिस के रूपांतरण से ये बनता है। और खुर के अंदर देखा जाए तो 3 भाग होते हैं। पहला भाग इसके अंदर आता है पेरिओपल, एक भाग होता है इसका बाल या भित्ति, हिंदी में इसको कहते हैं हम भित्ति, और एक होता है इसमें सोल। सोल यानी कि इसको बोलते हैं तलवा। यानी कि इसके खुर के 3 भागों को इसके अंदर इसको डिवाइड किया गया है। तो इसको हम देखते हैं। ये मान लो खुर है इसके अंदर, और यदि हम तलवे वाली स्ट्रक्चर देखते हैं तो नीचे वाली स्ट्रक्चर के अंदर इस तरीके की स्ट्रक्चर हमारे को मिलेगी। तो इसके अंदर क्या होता है कि सबसे जो ऊपर वाला भाग होता है, यहां पे होता है इसके अंदर कोरोनरी बैंड, यहां पे कोरोनरी बैंड मिलता है। और यहां वाला जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, पेरिओपल वाला भाग होता है। और ये पेरिओपल वाला भाग मेनली क्या होता है कि कोरोनरी बैंड के नीचे जितने भी सॉफ्ट स्ट्रक्चर होती है उसकी एक तो क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। और एक ये चिकनाई युक्त पदार्थ का क्या करता है, श्रावण करता है। चिकनाई जैसा चिकना पदार्थ यहां से निकलता है, और उसका मेन रोल यही है कि ऊपर से पानी को खुर के अंदर प्रवेश नहीं करने देता। तो ये काम किसका रहता है, पेरिओपल का रहता है। तो पेरिओपल का मेनली काम क्या होता है, देखो पेरिओपल की हमने कंडीशन देखी कि यहाँ पे जो खुर का ऊपरी वाला भाग, बेस वाला भाग होता है ऊपर से, तो वहां पे कोरोनरी बैंड होता है। और वो कोरोनरी बैंड के नीचे क्या होता है, सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स होती है, उसकी क्या करता है, ये सुरक्षा प्रदान करता है। और एक चिकने पदार्थ की वजह से इसमें जो श्रावण होता है उसकी वजह से जो भी हम ऊपर से कोई पानी आ रहा है एनिमल के अंदर, तो वो खुर के अंदर प्रवेश होने से रोकेगा। तो वो कौन सा भाग करता है, पेरिओपल वाला भाग। उसके बाद आती है बाल या भित्ति। अब देखो खुर की जो बाहर वाली जो परत होती है इसे हम क्या कह देते हैं, भित्ति या बाल। जैसे इसमें देखा जाए तो ये सारी बाहर वाली परत क्या कहलाएगी, बाल या भित्ति कहलाएगी। अब खुर के नीचे वाली जो सतह होती है वो 2 भागों में बटी होती है। बाहर वाली सतह को बोलते हैं हम अबैक्सियल, और इसी प्रकार से ये अंदर वाली जो लेयर होती है इसको हम बोलते हैं एक्सियल। यानी कि खुर का जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो एक्सियल और अबैक्सियल सतह में बटा होता है, जिसे हम सोल या तलवा कहते हैं। तो ये नीचे का जो पार्ट सोल या तलवा कहलाता है। साइडों की बाउंड्री क्या कहलाएगी, बाल कहलाएगी। और खुर के ऊपर का बेस वाला पार्ट क्या कहलाता है, पेरिओपल कहलाता है। तो ये खुर के बारे में था इसके अंदर। एक घोड़े के अंदर यदि हम बात करते हैं तो घोड़े के अंदर इस सोल वाली जगह पर 2 अतिरिक्त संरचनाएं पाई जाती है, जिसे हम एक तो कहते हैं बार, और एक हम क्या कहेंगे इसको, फ्रॉग। घोड़े के अंदर क्या पाई जाती है, सोल वाले हिस्से में 2 संरचनाएं अतिरिक्त होती है। बार और फ्रॉग जो होता है वो किसके अंदर पाया जाता है, घोड़े के अंदर। तो ये इसकी हूफ की सारी स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि हूफ या खुर है वो किससे बन रहा है, एपिडर्मिस से। बना किसका होता है, केराटिन प्रोटीन का। थर्ड फेलिंग्स के चारों ओर कठोर और खुरदर आवरण क्या कहलाता है, खुर कहलाता है। और उसके बाद हमने देखा इसके 3 भाग होते हैं, पेरिओपल, बाल और सोल। पेरिओपल वाला जो भाग है इसके अंदर यहाँ पे कोरोनरी बैंड की स्ट्रक्चर होती है, वहां पे होता है। और मेनली ये इसका मेन फंक्शन यही होता है कि नीचे का जो भी सॉफ्ट टिश्यू है उसकी सुरक्षा करेगा, और एक पानी को हूफ के अंदर प्रवेश होने से रोकता है। बाल जो भित्ति है, साइडों की जो बाउंड्री है वो बाल कहलाएगी। और नीचे वाला जो एरिया होता है वो एबैक्सियल और एक्सियल सतह में बटा होगा, जिसे हम सोल या तलवा कहते हैं। और घोड़े के अंदर अतिरिक्त बार और फ्रॉग पाया जाता है। अब देखते हैं कि रूमिनेंट जो पशु होते हैं, रूमिनेंट पशु के अंदर क्या पाई जाती है, डिजिट की यदि संख्या पूछी जाती है तो 2 पाई जाती है। रूमिनेंट जैसे कैटल है, बफेलो है, शीप है, गोट है, तो डिजिट इसके अंदर 2 पाई जाती है। तो इनको हम बोलते हैं ऑर्टियोडेक्टाइल। ऑर्टियोडेक्टाइल के नाम से जानते हैं, जिनमें डिजिट की संख्या 2 होती है। तो ये सारे रूमिनेंट पशु कैसे होते हैं, ऑर्टियोडेक्टाइल होते हैं। में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सींग या हॉर्न। तो सींग या हॉर्न के बारे में हम देखते हैं। तो जो सींग का जो विकास होता है वो किससे होता है, फ्रंटल बोन से।
यानी कि फ्रंटल बोन जो होती है, फ्रंटल बोन का आगे का हिस्सा आगे ग्रोथ करता है और किसका निर्माण कर लेता है, सींग का निर्माण करता है। यानी कि फ्रंटल बोन से सींग का विकास होता है। और हम जानते हैं कि सींग के अंदर की जो सतह होती है, सींग के अंदर का जो नाजुक स्तर होता है उसे हम बोलते हैं हॉर्न कोर के नाम से, इसे हम हॉर्न कोर कहते हैं। और बाहर जो कठोर कवचनुमा संरचना होती है इसे हम क्या कहते हैं, कॉर्नुआ या कोरियम। यानी कि सींग के बाहर जो कठोर कैप होती है, कवच होता है, उसे कॉर्नुआ या कोरियम के नाम से जानते हैं। और अंदर के नाजुक भाग को हम क्या कह देते हैं, हॉर्न कोर। ये भी हमारे को पता है इसमें कि सींग अंदर से क्या होता है, खोखला होता है, और खोखलेपन के कारण इसमें गुहा होती है, या जिसे हम साइनस के नाम से जानते हैं। तो अंदर की जो गुहा होती है इसे हम क्या कह देते हैं, फ्रंटल साइनस। सींग अंदर से खोखला है तो अंदर की गुहा को हमने क्या बोल दिया, फ्रंटल साइनस कह दिया। और फ्रंटल साइनस के अंदर की ओर क्या होती है, यहाँ पे एक म्यूकस झिल्ली पाई जाती है, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, म्यूकस झिल्ली पाई जाती है। और फ्रंटल साइनस की जो अंदर वाली लेयर है वहां पे क्या होगी, म्यूकस झिल्ली होगी इसके अंदर। और इसमें हम ये देखते हैं कि यदि पूछा जाता है कि इसमें ब्लड की जो सप्लाई होती है वो किससे होती है, तो ब्लड की सप्लाई इसके अंदर किससे होती है, कॉर्नुअल आर्टरी से। कॉर्नुअल आर्टरी से ब्लड की सप्लाई होती है। यदि पूछा जाता है कि सींग के अंदर नर्व की सप्लाई किससे होती है, तो वो होती है इसके अंदर कॉर्नुअल नर्व से। तो ये भी हमारे को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हमने देखा सींग या हॉर्न के बारे में। तो सींग का जो विकास किससे हो रहा है, फ्रंटल बोन से हो रहा है। और सींग के अंदर का नाजुक भाग हॉर्न कोर के नाम से जाना जाता है। और उसका बाहरी कवच जो कठोर आवरण है उसे कॉर्नुआ या कोरियम के नाम से जानते हैं। सींग अंदर से खोखला है तो इसे हम फ्रंटल साइनस कहते हैं, और अंदर एक झिल्ली होती है, म्यूकस झिल्ली। और उसके बाद हमने देखा कि इसमें यदि ब्लड की सप्लाई पूछा जाता है तो कॉर्नुअल आर्टरी से होती है, और नर्व की सप्लाई पूछा जाता है तो कॉर्नुअल नर्व से होती है। तो एक चीज इसके अंदर है कि जो गाय या बैल होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि सींग के अंदर यहाँ पे जो स्किन होती है वो आधार भाग से ऊपर तक चढ़ी हुई होती है। लेकिन बफेलो के केस के अंदर ये जो स्किन होती है वो उसके सिर्फ आधार भाग तक ही सीमित होती है। देखो नेक्स्ट है इसके अंदर विजन खुरी, जिसे हम ड्यूक क्ला भी कहते हैं, या हम इसे क्या जानते हैं, सहायक खुर। तो हम जानते हैं कि जितने भी रूमिनेंट पशु होते हैं इसके अंदर जो डिजिट होती है वो 2 होती है। और 2 डिजिट में यदि देखा जाता है तो तीसरी व जो चौथी डिजिट होती है वो पूर्णतः इसमें विकसित होती है। लेकिन दूसरी, सेकंड व फिफ्थ जो डिजिट होती है वो इसके अंदर अवशेष के रूप में होती है। अर्थात जो विजन खुरी, ड्यू क्लाव या सहायक खुर बन रहा है वो दूसरी और 5वीं डिजिट से बनता है। तो ये बनता कहां है, इसे देखते हैं कि ये जो विजन खुरी जो बनेगी वो हमेशा किस पे बनती है, फैटलक जॉइंट पर। फैटलक जॉइंट जो होता है वहां पे बनेगा। यानी कि हम जानते हैं कि आगे वाले पैर के अंदर मेटाकार्पल और पीछे वाले पैर के अंदर मेटाटार्सल होती है, और उसके नीचे क्या आ जाती है, डिजिट। और उन डिजिट की पहली पहली जो फेलिंग्स होती है तो इनके बीच का यहां का जोड़ कौन सा होता है, फैटलक जॉइंट। और इस फैटलक जॉइंट पर क्या होता है, पीछे की ओर यहां पे कठोर उभार पाए जाते हैं, और उस कठोर उभार को ही हम क्या कह देते हैं, विजन खुरी, ड्यूक क्ला या सहायक खुर के नाम से जानते हैं। ये कंडीशन कहां पे मिलती है, फैटलक जॉइंट। तो आगे वाले पैर में भी फैटलक मिलेगा, पीछे वाले में भी मिलेगा। तो वहां पे क्या होता है कि पीछे की ओर क्या पाए जाते हैं, कठोर उभार पाए जाते हैं, जिसे हम विजन खुरी या ड्यूक क्ला के नाम से जानते हैं। तो इसी प्रकार से यदि डॉग के अंदर देखा जाए तो कुत्ते के केस के अंदर हमने देखा था जो डिजिट की जो संख्या होती है वो 5 होती है। लेकिन जो फर्स्ट जो डिजिट होती है कुत्ते के अंदर वो जमीन के संपर्क में नहीं आती। तो कुत्ते के केस के अंदर जो विजन खुरी बनेगी वो कौन सी डिजिट बनाती है, इसके अंदर फर्स्ट डिजिट बनाती है। और यही चीज हम घोड़े के अंदर देखा जाए तो घोड़े के अंदर क्या होता है,
तो घोड़ों के अंदर भी क्या होता है कि घोड़े में ज्यादातर जो विजन खुरी या साय खुर बनता है वो दूसरी और चौथी जो डिजिट होगी इसके अंदर उससे बनेगा, वो अवशेष के रूप में होती है। तो उसके अंदर भी क्या होता है, घोड़े के केस के अंदर क्या होता है, जैसे हमने ये जोड़ देखा था फैटलक जॉइंट, तो यहां भी छोटी छोटी दो सींग जैसी संरचनाएं पाई जाएंगी। तो वो संरचनाओं को हम क्या कहते हैं, यहां पे उसका जो नाम आ जाता है उसे हम अर्गट के नाम से जानते हैं। यानी कि घोड़े के अंदर इसको हम विजन खुरी, ड्यू क्लाव या साय खुर नहीं कहेंगे, इसको हम क्या कहते हैं, अर्गट। तो ये संरचनाएं पाई कहां जाती है, फैटलक जॉइंट पे ही पाई जाती है, अर्थात सींग जैसी संरचनाएं पाई जाएंगी फैटलक जॉइंट पर। और ये बनाती कौन है, दूसरी और जो चौथी डिजिट अवशेष के रूप में थी वो बनाती है इसके अंदर। और वो किसका निर्माण करती है, अर्गट का। ये कंडीशन किसमें होती है, घोड़े के अंदर। उसके बाद देखते हैं एक घोड़े के अंदर स्ट्रक्चर होती है चेस्टनट। चेस्टनट, अब चेस्टनट क्या होती है, तो चेस्टनट वाली जो स्ट्रक्चर घोड़े के अंदर मिलती है होती किसमें है, घोड़े के अंदर। और जो कार्पल और टार्सल बोन है, कार्पल और टार्सल बोन है, आगे वाले पैर के अंदर कार्पल और पीछे वाले पैर में टार्सल बोन है, वहां पे क्या पाई जाती है, सींग जैसी संरचनाएं पाई जाती है। और इन्हें हम किस नाम से जानते हैं, चेस्टनट के नाम से जानते हैं। और ये सभी पैरों में पाई जाएंगी, आगे वाले पैरों में दोनों में कार्पल होगी, पीछे वाले पैरों में टार्सल होगी। तो उसकी पोजीशन कहां होती है, कार्पल और टार्सल बोन पे होती है। सींग जैसी संरचनाएं होंगी जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं, चेस्टनट के नाम से जानते हैं। दोस्तों आज की जो क्लास हमारी अध्यावरणी तंत्र पर थी, तो ये क्लास आपको कैसी लगी तो प्लीज कमेंट करके बताएं। तो ये क्लास यदि आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।